दोस्तों, क्या आप ये मानते हैं कि हमें हमारे जीवन में जो भी चीज़ मिल रहा होता है, चाहे वो सुख हो, दुख हो, हंसी हो, खुशी हो, हमें उन हर चीज़ की एक कीमत चुकानी पड़ती है। अगर आप ये मानते हैं, मेरी बात से सहमत हैं, तो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कभी ऐसे किसी चीज़ की कीमत चुकानी पड़ी है और वो क्या है। अगर आप शेयर कर सके तो मुझे खुशी होगी। इसी तरह से सुंदरता भी जो होती है ना, अपनी एक कीमत मांगती है। अगर आप बहुत खूबसूरत हो या आपके आसपास कोई ऐसा इंसान जो बेइंतहा खूबसूरत हो, उनसे आप जाकर के पूछिएगा कि उन्हें डेली लाइफ में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। और ये आज से नहीं, ये सदियों पहले से होती आ रही है। ये कहानी बहुत पहले से चलती आ रही है हमारे समाज में। इसको कई सारे उपन्यासकारों ने, साहित्यकारों ने, रचनाकारों ने अपने अपने तरीके से कहानियों के रूप में हमारे सामने पेश किया है। बहुत तो सच्ची कहानियाँ हैं, बहुत सच के ऊपर आधारित थोड़ी काल्पनिक कहानियाँ हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये होता आया है, इसीलिए हमारे रचनाकारों ने इसे दर्शाया है। नमस्कार, मेरा नाम है श्वेता और आप हैं मेरे चैनल इंस्पायर्ड कॉर्नर पर, जहां हम बहुत सारी अच्छी अच्छी कहानियाँ, जो साहित्यिक कहानियाँ हैं वो सुनते हैं, पुराने पुराने क्लासिक राइटर्स के द्वारा जो लिखी हुई है। ऐसे ही एक कहानी, एक उपन्यास आपके लिए लेकर के आ रही हूँ, वैशाली की नगर वधू, जिसके लेखक हैं आचार्य चतुरसेन शास्त्री। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी बड़ा उपन्यास आता है तो मैं एक छोटा सा वीडियो एक रिव्यू के तौर पर बना देती हूँ, ताकि आपको उस कहानी की दिशा पता चले, कहानी में क्या है वो समझ में आए। तो वैशाली की नगर वधू की बात करेंगे। आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी, जिनकी कई सारी कहानियाँ मेरे चैनल पर ऑलरेडी हैं। इन कहानियों को अगर आप सुन रहे हैं कंटिन्यूसली तो आपको एक समझ में आएगा कि ये किस तरह के लेखक हैं। इनकी कहानियाँ ज़्यादातर आप देखेंगे कि जो ऐतिहासिक जो होता है ना, ऐतिहासिक बैकग्राउंड ली हुई कहानियाँ होती हैं, ज़्यादातर सच्ची ही कहानियाँ होती हैं। ये कहानी भी सच्ची ही है, ऐतिहासिक सच्ची घटनाओं पर आधारित, थोड़ी काल्पनिक रूप से इन्होंने प्रस्तुत की है, ताकि वो पढ़ने में मनोरंजक लगे, आप तक वो उनकी जो भावनाएँ हैं वो सही ढंग से पहुँचे। एक छोटी सी कन्या, नवजात शिशु, कन्या शिशु, एक आम के पेड़ के नीचे पड़ी हुई मिलती है एक ऐसे आदमी को जो बरसों से पिता बनने के लिए तरस रहा था। अब उसे अगर कोई कन्या पड़ी हुई मिले तो वो तो उसे अडॉप्ट करेगा ही। उस कन्या को अडॉप्ट करके उसका जीवन समझिए सफल हो गया। वो हर चीज़ भूल करके उस कन्या के लालन पालन में लग जाता है, क्योंकि आम के पेड़ के नीचे मिली हुई कन्या थी तो उसका नाम रख दिया अम्रपाली या आम्रपाली, जो कह लीजिए आप। अम्रपाली धीरे धीरे बड़ी होने लगी। पिता जो है वो राजपुरुष थे, राजघराने में काम करते थे, लेकिन जैसे जैसे कन्या बड़ी होने लगती है वैसे वैसे पिता की चिंता बढ़ती जाती है, क्योंकि कन्या जो है ना अभूतपूर्व सुंदरी थी। अब ये सुंदर होने पर पिता को खुशी होनी चाहिए, गर्व होना चाहिए, लेकिन इस पिता की चिंता बढ़ रही थी। दुश्चिंता इतनी बढ़ती चली गई कि उन्हें नगर छोड़ करके उन्होंने जाना एक्सेप्ट किया कि मैं यहाँ से चला ही जाऊँ। क्या ऐसी वजह थी जो एक पिता अपनी पुत्री को लेकर के अपनी सारी नौकरी वोकरी छोड़ करके किसी दूसरी जगह जाके बस जाता है? कारण था, पिता वैशाली में रहते थे। वैशाली के कानून को धिक्कृत कानून कहा जाता था। धिक्कृत मतलब धिक्कार है ऐसे कानून पर। क्यों कहा जाता था इसे ऐसा? क्योंकि वहाँ अगर कोई कन्या बहुत खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, तो उस नगर के कानून के हिसाब से जो उस नगर की सबसे सुंदर कन्या होगी उसे नगर वधू बना दिया जाता था। अब कौन ऐसा पिता है जो अपनी पुत्री को नगर वधू बनाना चाहेगा? कोई भी नहीं। ना ही कोई नारी ये चाहेगी कि वो नगर वधू बने। नगर वधू कह लीजिए या देवदासी, एक ही चीज़ है, नाम अलग अलग है। देवदासी जो देव के लिए श्रृंगार करती है, लेकिन क्या वो श्रृंगार सच में देव के लिए होता है? वो श्रृंगार होता है ऐसे लोगों के लिए जो अपने आप को देव से कम नहीं समझते। इसी तरह से नगर वधू भी, नगर वधू जिसे स्त्रीत्व का, जिसका कोई स्त्रीत्व से, सतीत्व से, पवित्रता से, और जो कहते हैं ना मान से, सम्मान से, हर चीज़ से उसे हाथ धोना पड़ता है, तब जाके वो बनती है एक नगर वधू। क्यों बनी ये छोटी सी कन्या अम्रपाली नगर वधू, किस तरह से बन गई? ये कहानी आपको जब ये आप उपन्यास पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगी।
दूसरा ये कि नगर वधू अम्बपाली क्या सिर्फ सुंदरी थी? जी नहीं, सुंदरता और बुद्धिमत्ता का एक अद्भुत कॉम्बिनेशन थी वो। क्या वो जब उसे ऑफ़र आया कि आपको नगर वधू बनना है, उसने आसानी से एक्सेप्ट कर लिया होगा? कोई भी नहीं, कोई भी स्त्री अपने जीवन को इस तरह से कहते हैं ना सेक्रीफाइस नहीं कर सकती है, किसी के लिए भी नहीं। लेकिन अगर उसे करना ही पड़ा, जब उसे पता है कि उसे उस कुएं में कूदना ही है, तो क्या वो यूं ही कूद गई? थी वो बहुत बुद्धिमत्ता। उसने कुछ शर्तें लगाई, और वो शर्तें ऐसी जिसे मानने में उन राजपुरुषों के पसीने छूट गए। और ये जो शर्त है, जब आप ये कहानी पढ़ेंगे, ये उपन्यास पढ़ेंगे, तो शर्त शुरू में ही आ जाती है। शुरू के ही 1-2 एपिसोड में शायद वो शर्त आपको सुनाई दे दे, लेकिन उसका जो कहते हैं ना, उसका जो परिणाम है, उसका जो इम्पैक्ट है, वो आपको उपन्यास के तीसरे चरण में समझ में आएगा। तो इतनी दूरदर्शी थी अम्बपाली। तो कहते हैं ये सुंदरता अकेले नहीं आती, अपने साथ बुद्धिमत्ता भी लाती है। और अगर उस बुद्धिमत्ता को आप उस सुंदरता से कंबाइन करके टैक्टफुली चल सकते हो, तो आप कहीं ना कहीं इस भीड़ में सरवाइव कर सकते हो। और वो कैपेबिलिटी थी अम्बपाली की। वो बनी नगर वधू, लेकिन अपने पूरे सम्मान के साथ बनी। इन सारी चीज़ों को सुनने के लिए आपको मेरा ये उपन्यास जो मेरे चैनल पर आ रहा है, इससे आपको एक एक एपिसोड वाइज सुनना पड़ेगा। इसके साथ ही ये कहानी जो है, ये उपन्यास जो है, सिर्फ एक धारा में नहीं चलती है, 2-3 कहानियाँ साथ साथ चल रही होती हैं। ये ब्यूटी है आचार्य जी के लिखने की। कहते हैं आचार्य जी जो है ना, आचार्य चतुरसेन शास्त्री जी बहुत गहन अध्ययन करते थे किसी भी चीज़ का। वो ऊपरी सतह से नहीं लिखते थे। एक ऐसा भी समय था जब प्रेमचंद आचार्य जी सब एक ही काल के लेखक हैं। एक समय था जब प्रेमचंद जी ने भी उनसे कह दिया था कि लिखते तो आप हैं आचार्य जी, हम लोग तो सिर्फ कलम घिसते हैं। तो ये उनका जो अध्ययन होता था, और उसके बेस पर जब वो लिखते थे, तो उसका इम्पैक्ट आप उस कहानी में देख सकते हो। जैसे कि अभी मैंने सोमनाथ नॉवेल भी अपलोड किया है, जो कि एक ऐतिहासिक कहानी है, और जब आप उसको पढ़ेंगे, वेरी श्योर कि जो लोग उपन्यास में, जो इतिहास में रुचि नहीं रखते हैं, उन्हें भी सोमनाथ बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा सुनने में। और आई एम श्योर कि आप फर्स्ट एपिसोड से लेकर लास्ट एपिसोड तक उसे सुनते ही जाएंगे, आप ब्रेक नहीं लेंगे। ये उपन्यास भी मेरे चैनल पर मौजूद है, मैं आई बटन पर इसका लिंक दे दूँगी। अगर आपने अभी तक नहीं सुना है तो ज़रूर जा कर के सुनिएगा। इसी तरह की एक ऐतिहासिक कहानी है वैशाली की नगर वधू। ये उपन्यास लिखने की प्रेरणा आचार्य जी को कहाँ से मिली? उससे पहले भी अगर आपको ये जानना है कि चतुरसेन शास्त्री आचार्य कैसे बन गए। चतुरसेन शास्त्री सिर्फ एक लेखक नहीं थे, उन्होंने बहुत गहन अध्ययन किया था आयुर्वेद का भी। वो आयुर्वेदाचार्य भी थे, इसीलिए उनके नाम में आचार्य शब्द जुड़ा। इनका जन्म यूपी में हुआ था, और वहाँ से इनकी लेखनी जो शुरू हुई वो होती चली गई। लेकिन एक ऐसा उपन्यास जिन्होंने 400 से भी ज़्यादा कहानियाँ लिखी, वो एक ऐसा लेखक, ऐसा एक क्या रचना रच गया कि जिसके लिए उन्होंने ये कह दिया कि ये एक कहानी, ये एक उपन्यास, ये मेरे एक रचना के आगे मेरी अब तक की जितनी भी रचनाएं मैंने लिखी हैं, वो उन सबों को मैं रद्द करता हूँ। ये बात उन्होंने कही वैशाली की नगर वधू के लिए। नगर वधू के लिए उन्होंने कहा कि अब तक की मेरी सारी रचनाएं मैं रद्द करता हूँ, मेरी एक बस यही रचना कही जाएगी। सोचिए, जिन्होंने 400 से भी ज़्यादा कहानियाँ लिखी और सब एक से ज़्यादा एक इम्पैक्टफुल, उन्होंने ऐसी बात कही। इस कहानी को लिखने की जो प्रेरणा उन्हें मिली, वो मिली, एक कहानी उन्होंने अम्बपाली के ऊपर पहले ही लिख दी थी। छोटी सी कहानी लिखी थी, उनके मन में कहीं था, अध्ययन में आया था, और ये उन्हें लिखना ही था। तो उन्होंने एक छोटी सी कहानी लिखी थी अम्बपाली के ऊपर, जो उस समय के पॉपुलर मैगज़ीन चांद में, जिसमें कि प्रेमचंद जी की बहुत सारी कहानियाँ छपी थीं। और तब के ज़माने में चांद मतलब उसमें आपका चांद पत्रिका में आपकी कहानी आ जानी बहुत बड़ी बात थी। तो चांद में जब एक कहानी आई, आचार्य जी ने लिखी थी अम्बपाली के ऊपर, तब से ऐसा कहते हैं, आचार्य जी ने खुद कहा है कि उनकी जो ऑटोबायोग्राफी है उसमें उन्होंने कहा है कि तब से उनके माइंड में अम्बपाली घूम रही थी। समहाउ वे कहीं ना कहीं जाकर के सेटिस्फाइड नहीं थे। अम्बपाली को वो और जस्टिफाई करना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने अध्ययन किया। अध्ययन ऐसा वैसा नहीं,
10 वर्षों तक इस कहानी को लिखने के लिए उन्होंने अध्ययन किया, जिसमें उन्होंने आर्य समाज के ऊपर, हिंदू समाज के ऊपर, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, हर चीज़ की संस्कृति, कल्चर, हर चीज़ का उन्होंने अध्ययन किया। गहन अध्ययन के बाद उन्होंने फिर ये कहानी लिखनी शुरू की। इस कहानी में आप मगध की भी बात देख सकते हैं, लिच्छवी संघ की राजधानी वैशाली का जो तब का जो नगर वातावरण था, किस तरह के वातावरण में लोग जीते थे, ये सारी चीज़ें उन्होंने इस कहानी में बताई है। वैशाली का जो कानून था, कह रही हूँ मैं, धिकृत कानून था, हर सेंस में नहीं, लेकिन ये जो नगर वधू बनाने की जो प्रक्रिया थी, जो परिपाटी था, जो उनके जो नियम थे, इस सेंस में कहते थे वैशाली का कानून एक धिकृत कानून है। इस तरह से इसमें आप जो महावीर हैं उनके बारे में भी पढ़ सकते हैं कि किस तरह से लोग बुद्ध में, जैन में किस तरह से लोगों का इंटरेस्ट बढ़ा, किस तरह से लोगों ने अपने धर्म को उधर की ओर बढ़ाया। तो ये सारी चीज़ें जानने के लिए आपको ये उपन्यास को सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, क्योंकि इससे आपका न सिर्फ एक, कहते हैं ना, हम कई बार मनोरंजन के लिए सुनते हैं, इससे न सिर्फ आपका मनोरंजन होगा बल्कि आपका वो नॉलेज, कहानी है अबाउट 500 BC पूर्व की कहानी है, तब के समय में कैसा था, जो समय था, वातावरण था, किस तरह से लोगों का जो संघर्ष था, वो सब जानने के लिए। इसके साथ साथ इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देंगी, जैसे कि जो कहते हैं ना षड्यंत्र, किस तरह से लोग रचते हैं, राजकाज पाने के लिए कितने षड्यंत्र से लोग गुजरते हैं। और इसमें आपको कहते हैं रोमांच मिलेगा और रहस्य मिलेगा, कई सारे रंग आपको इस एक उपन्यास में देखने को मिलेंगे। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ये उपन्यास आप ज़रूर सुने। कई भागों में आएगा उपन्यास। मैं जानती हूँ कि आप जब उपन्यास आता है, हर दिन आप एक नए एपिसोड का वेट करते हैं। मैं भी कोशिश करती हूँ कि हर दिन मैं एक नया एपिसोड लेकर के आपके सामने आऊँ। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि हर दिन एक एपिसोड आपके लिए आए, और आपके फीडबैक, मुझे इंतज़ार रहता है आपके फीडबैक का, तो आप ज़रूर दीजिए। और माफ़ी चाहती हूँ, मैं बहुत बार तुरंत आंसर नहीं कर पाती हूँ, उत्तर थोड़ा लेट आता है मेरा, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ। क्या होता है, रिकॉर्डिंग के प्रोसेस में रहती हूँ, साथ साथ बहुत सारी चीज़ें भी चलती रहती है, तो किसी एक दिन बैठ करके मैं सबों का उत्तर देती हूँ। तो प्लीज़ इसको थोड़ा कंसीडर कीजिएगा, और मैं कोशिश करूँगी कि हम इस पर चर्चा करें, और जो भी रेलेवेंट क्वेश्चंस होंगे, जो उपन्यास से रिलेटेड होंगे, उसका आंसर मैं तुरंत करूँगी। इसका मैं आपको इसके लिए मैं आपको अश्योर करती हूँ। तो ज़रूर सुनिएगा वैशाली की नगर वधू उपन्यास, और जुड़े रहिएगा मेरे चैनल से, और खूब सारा प्यार बरसाइएगा इस उपन्यास को भी, जैसे कि आप हमेशा बरसाते आए हैं। और जब भी कोई उपन्यास अच्छा लगे तो एक लाइक बटन ज़रूर हिट कर दे, और अगर कमेंट लिख सके तो इससे अच्छी और मेरे लिए कोई बात नहीं हो सकती है। जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। और मैं देखती हूँ कि काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो कहानियाँ सुनते हैं, रेगुलरली सुनते हैं, लेकिन उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो प्लीज़ मेरी मेहनत के लिए आप इतना ही मेहनताना समझ लो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो मिलूँगी और भी अच्छी अच्छी कहानियों के साथ। बहुत सारी कहानियाँ अभी माइंड में हैं जिनकी रिकॉर्डिंग चल भी रही है, तो सारी कहानियाँ आएंगी धीरे धीरे। चलिए फिर आपसे जल्दी मिलूँगी। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।